नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का हिस्ट्री वाइज सवेंद्र पांडे की क्लास में हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी का दौर चल ही रहा है। इसके बीच हम लोग आज क्लास 12th का किसान, राजा और नगर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, हम ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि राजा महाराजाओं का इतिहास न पढ़ के हम किसानों का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, नगरों का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, राजा का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं न? तो आज राजशाही व्यवस्था है तो हम राजाओं का इतिहास क्यों पढ़ें? है ना? मन में प्रश्न आता होगा। कोई बात नहीं, प्रश्न आएंगे, समाधान होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका मैं एक कालक्रम आपको बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। ऋग्वैदिक पीरियड 1000 से ऊपर 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो पीरियड होता है वो ऋग्वैदिक पीरियड कहलाता है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 तक का जो पीरियड होता है वो लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है, उत्तर वैदिक पीरियड कहलाता है। तो ये दोनों पीरियड मिला के वैदिक काल कहलाते हैं। अब वैदिक काल में आपके सिलेबस में नहीं दिया है, पर कई चीजें दी हैं। तो आपके लिए यहाँ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि वे चीजें क्या क्या दी गई हैं। जैसे 4 वेद के बारे में आप लोग जानते हैं ना। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो 4 वेद हैं बच्चों, इसमें ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है, पूजा पाठ यज्ञ, ये ऋग्वेद में वर्णन किया गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद। वेद का विद धातु से बना है। विद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, टू नो, जानना। इसके रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। कुछ लोगों के अनुसार महर्षि वेद व्यास वेदों के संकलन करता थे, जिन्होंने वेदों को संकलन किया, तो उन्हें एक रचनाकार के रूप में, संकलनकर्ता के रूप में वेदों का माना जाता है। तो इस ऋग्वैदिक पीरियड में क्या व्यवस्था थी? कबीले के रूप में रहते थे। हम उसका इतिहास आपको नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पर हम आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी जरूर देना चाहेंगे जो आगे के चैप्टर में आधार का काम करेगा। तो ऋग्वेद में क्या है? पूजा पाठ। सामवेद, साम का अर्थ होता है गायन, गाना। तुम लोग गाना गाते हो, यो यो हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, है ना? लेकिन सामवेद में आपका सा रे गा मा पा, संगीत की जो 7 स्वर हैं बच्चों, वो सामवेद का पाठ है। यजुर्वेद पूर्ण रूप से क्या करना? ऋग्वेद में पूजा पाठ था, सामवेद में आपका गान, गायन। यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है, अर्थात जो ज्योमेट्री है, रेखा गणित है। यज्ञ मतलब यज्ञ का साइज होगा ना, चौकोर यानी चतुर्भुजाकार, आयताकार हवन बनाए जाएंगे, तो ज्योमेट्री यहां से निकली हुई है यजुर्वेद से। और अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद, आप सभी लोग जानते हैं। पूजा पाठ, भूत प्रेत, जादू टोना सब है अथर्ववेद में। तो इन वेदों की जो रचनाएं हुई, कालक्रम इनका इसी रूप में है। सबसे बड़ी बात एक चीज और है बच्चों, कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितने? 5 + 5 यानी कितने मंडल है? कुल 10 मंडल है ऋग्वेद। और 10 मंडल है। अब इसमें कौन प्राचीन है? कुछ मंडल बाद के कालांतर के काल में जोड़े गए। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 मंडल माने जाते हैं। आपको लगेगा सर मंडल क्या है? चैप्टर। चूंकि इसी मंडल का एक भाग जो वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में आपका चर्चा करता है। समझ रहे हैं ना? और लेटर वैदिक पीरियड में बच्चों, उत्तर वैदिक काल में जब ये व्यवस्था आती है, तो ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे लास्ट में उत्तर वैदिक के जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगती है, जो जाति व्यवस्था आज के समय में है। ऋग्वैदिक काल का जो वर्ण व्यवस्था सिस्टम था वो बेस्ड ऑन वर्क था, कर्म पर आधारित है। यानी कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण जो पढ़ा रहा है ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय कौन होता था? जो आपका युद्ध में जा रहा है, सेना में जा रहा है। वैश्य कौन होता था? जो व्यापार कर रहा है। शूद्र जो चारों वर्णों की सेवा कर रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही
की जो उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुई है। कहाँ पे हुई है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त में। किसकी उत्पत्ति हुई है? बोलो। हाँ, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। और आपको बताऊं मैं, कर्म के आधार पे वर्ण मिलता था, आज नहीं है। आज जन्म के आधार पे है, चल रहा है संविधान में, जन्म के आधार पे दिया गया है ना। जो ये जनरल है जनरल ही रहेगा, ओबीसी ओबीसी रहेगा, एससी एससी रहेगा, एसटी एसटी रहेगा। परंतु ऋग्वैदिक काल में ये परिवर्तन होता था, जो जैसा काम करेगा उसी वर्ण में माना जाता था। परंतु उत्तर वैदिक पीरियड में बदल गया। अब आपको लग रहा होगा 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ बच्चों? तो महाजनपद काल शुरू होता है। अब कहेंगे महाजनपद काल क्या था? उत्तर वैदिक काल में कई जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं, और ये कुल महाजनपद 16 थे। ये आपके कोर्स में है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किसका उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और महाजनपद ताकतवर होने लगे। 4, ध्यान देना, 4 महाजनपद थे जो सबसे ताकतवर हो गए हैं। काशी, कौशल, पांचाल, मगध। पांचाल आप लोग देखते हैं महाभारत में। काशी तो आप देख ही रहे हैं, आज भी बनारस के रूप में है। मगध, ये जो मगध था ये सबसे पावरफुल हुआ, एकदम ताकतवर। बिहार, जय बिहार की। और इस मगध के नेतृत्व में पूरे भारत का एकीकरण हुआ। ये एक दिन की बात नहीं थी। ये यहाँ पे हर्यक वंश मगध में शासन करता है, और वो हर्यक वंश आगे चल के बदलते जाते हैं, कई वंशावलियां आती हैं। फिर इसी में एक मौर्य वंश आता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में चलता है। और ये जो शासन प्रणाली थी बच्चों महाजनपद काल में, कुछ महाजनपद ऐसे थे जो गणराज्य पे चलते थे, अर्थात वहाँ महाराजा नहीं होते थे, गण होते थे प्रमुख। अर्थात दुनिया का जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम आया है, ये भारत के लिखी गणराज्यों से दिखाई देता है ना। महात्मा बुद्ध खुद देखे कपिलवस्तु गणराज्य के थे, समझ रहे हैं ना। तो भारत यहाँ महाजनपदों में 2 व्यवस्थाएं चल रही थी, संचालित थी। एक महाराजा, दूसरा गणराज्य। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब मौर्यों की शासन व्यवस्था होती है, अब मौर्यों के बारे में पहली बात तो इतिहास कई जगह मौन है। जी हाँ, क्योंकि जो यूनानी इतिहासकार कहते हैं वो इन शासकों की तुलना किसी और से करते हैं। अब वहाँ चंद्रगुप्त थोड़े नाम मिलता है उनके ग्रंथों में सेंड्रोकोट्स नाम मिलता है। सेंड्रोकोट्स से पढ़ने वाला मिलेगा अशोक के बारे में सम्राट अशोक मिलता ही नहीं है। फिर क्या मिलता है? देवानाम्पीदस्य मिल रहा है। तो ये जेम्स प्रिंसेप यानी लगभग 2200 साल के बाद जेम्स प्रिंसेप जो इतिहासकार के रूप में, खोजीकर्ता के रूप में भारत आता है, वो बताता है कि अशोक और देवानाम्पीदस्य दोनों एक हैं। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे आप लोगों का घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल में हमारे रजिस्टर में कुछ और नाम होगा। तो इस तरह से कौन बताता है? जेम्स प्रिंसेप साहब 1837-38 में बताते हैं अशोक। और ये 4 अभिलेखों में मिलता है। कहाँ, कितने अभिलेखों में? 4। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम। ये क्या है? ये शहरों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, ये 4 शहर थे बच्चों। इन 4 शहरों के नाम पे इस अशोक की पहचान की जाती है। और जेम्स प्रिंसेप पढ़ने वाला पहला इतिहासकार होता है जो अशोक की साम्यता देवानाम्पीदस्य से स्थापित करता है और बताता है। तो ये हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी। हम मौर्य काल के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज जो एक यात्री, जो एक दरबारी लेखक के रूप में आता है मौर्यों के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, आता है, लिखता है मौर्य काल का प्रशासन, मौर्य काल की संरचना, मौर्य काल की विशेषताएं, वो पढ़ेंगे। अशोक का धम्म पढ़ेंगे कि अमचु धम्मे उपासने बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे साधुए माधवे चा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अशोक का धम्म है, बताऊंगा डिटेल, डोंट वरी। तो अभी आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया इस वीडियो में, और कल अगले वीडियो में आपका
आपको इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। धन्यवाद।